नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय अलग अलग दिन लेकर आते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ सवालों के साथ शामिल हो सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर के जरिए हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिन विषयों पर बातचीत करेंगे वो है हाईटेक मशीनरी का कृषि में उपयोग, और इसके साथ ही बात होगी अनार की खेती में रोग एवं निदान के बारे में। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दो विषय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 टोल फ्री नंबर है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। बस बातचीत के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि टीवी की आवाज़ बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि ईमेल आईडी के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। जब भी हमें सवाल के लिए ईमेल भेजें, अपना नाम और स्थान भी अलग से जरूर उसमें लिखें। आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से अब आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीएन काले, जो कि अपर आयुक्त हैं कृषि यंत्र, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ अनार की खेती के बारे में भी जानकारी के लिए विशेष मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम हाईटेक मशीनरियों की बात करते हैं। जी हाँ, खेती किसानी में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इसके साथ साथ मशीनों का इस्तेमाल भी होता है। अगर हम दूसरे देशों के मुकाबले देखें तो अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है जो यंत्रीकरण है इसके लिए। तो इसकी क्या संभावनाएं हैं और इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में विस्तार से डॉक्टर काले आपसे हम सबसे पहले समझना चाहेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा हो रही है, कृषि यांत्रिकरण का महत्व। एक्चुअली कृषि में कृषि यांत्रिकरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और आज के इस कृषि परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये बिना कृषि यांत्रिकरण का हम बिना संभव नहीं हो सकता या ऐसी सोच नहीं सकते, क्योंकि कृषि यांत्रिकरण का बहुत जो है उपयोगिता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे कि समय की आप बहुत बचत कर सकते हैं, और जो घटक है जी, विभिन्न घटक जैसे कि फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है, या मान लीजिए पेस्टिसाइड्स है, इसकी भी आप बचत कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदे हैं, और आप जो है लागत भी आप उससे कम कर सकते हैं। तो इससे आपकी बहुत उत्पादनता और उत्पन्न बहुत बढ़ सकता है। तो इसलिए उत्पादकता में भी फर्क पड़ता है, उत्पादकता बढ़ सकती है अगर हाईटेक मशीनों का जो इस्तेमाल है वो किसान अगर करे तो। बातचीत इसके बारे में विस्तार से करेंगे आगे। साथ ही आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ रहा है, अपने साथ खेती के नए कृषि यंत्रों को इजाद करने में हम सफलता हासिल करते जा रहे हैं, और ये कृषि उपकरण खेती के हर काम को आसान बनाने में सहायक साबित हो रहे हैं। आज बाजार में ऐसी कई मशीनें मौजूद हैं जो किसानों की फेहरिस्त में शामिल हैं। इनमें मुख्य हैं हैप्पी सीडर, पैडल या सोलर चलित धान का थ्रेशर, रोटावेटर, पावर टिलर, पावर वीडर, कल्टीवेटर, लेजर लैंड लेवलर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर शामिल हैं। इसके अलावा फसल अवशेषों के बेहतर प्रबंधन के लिए कई तरह की मशीनें उपलब्ध हैं, जिसमें जीरो टिल ड्रिल, हैप्पी सीडर, रोटरी डिस्क ड्रिल, सुपर सीडर, संयुक्त डिस्क हैरो और मोल्ड बोर्ड यानी एमडी प्लो उपलब्ध है। इनकी सहायता से किसानों की समय की बचत भी हो रही है। किसान समय से बुआई कर अच्छी पैदावार ले पा रहे हैं। वहीं आधुनिक कृषि यंत्रों में किसान ड्रोन की भी विशेष भूमिका है। इसकी सहायता से एक बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ ही घंटों में कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव करना संभव हुआ है। इससे समय की बचत होती है, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि सही समय पर खेतों में कीट व रोग प्रबंधन संभव हो सका। ड्रोन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विशेष तरंग दृश्य को पढ़कर किसानों को जानकारी देने में सक्षम है कि फसल के किस हिस्से में पोषक तत्व की कमी है और तत्वों की कितनी मात्रा से पोषण की कमी दूर हो सकेगी।
जी तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर, महाराष्ट्र से। डॉक्टर ज्योत्सना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। जी नमस्कार। डॉक्टर ज्योत्सना, जानना चाहेंगे हम कि बागवानी से काफ़ी किसान जुड़े हुए हैं, ऐसे में ख़ास तौर पे अनार की खेती की बात करें तो किस तरह की व्यावसायिक महत्ता इसकी है, और साथ ही रोग व कीट का निदान कितना ज़रूरी है, फसल को किस हद तक ये प्रभावित कर सकते हैं? आपका आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। जी आप थोड़ा अपना सवाल रिपीट करेंगे? जी डॉक्टर ज्योत्सना, आपसे जानना चाहेंगे कि अनार की खेती का व्यावसायिक महत्व क्या है, और साथ ही इसके रोग कीट से फसल को बचाना भी कितना जरूरी है, इससे उत्पादन में किस तरह का फर्क पड़ता है? जी कि अभी अनार का जो है, आप देखेंगे कि अभी पिछले 3-4 सालों से अपने जो किसान भाई इतनी अच्छी पैदावार ले रहे हैं कि जिसकी वजह से उनकी आमदनी, मतलब अगर वो 1 लाख रुपया उसमें लगाते हैं तो अगर कम से कम उनको 3 लाख रुपया मिलता है, उनका बेनिफिट होता है। तो मतलब और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कई बार 1 लाख लगा के 20-20 लाख तक भी कमाया है। तो कारण उसका ये होता है कि अगर आप एक तो सेंद्रीय खेती, ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा ध्यान देना है, पर हम ये नहीं कहते कि सिर्फ ऑर्गेनिक करना, हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक और जहाँ जरूरत पड़े केमिकल्स की, वहाँ उतना केमिकल्स यूज करिए। और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। एक है बैक्टीरियल ब्लाइट, जो कि आपके पौधों के साथ आता है। तो जब किसान भाई अपना नया बाग लगाते हैं तो उनको ये ध्यान देना है कि वो जो पौधे ले रहे हैं उस जगह पे बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी नहीं होनी चाहिए, एक विल्ट नहीं होना चाहिए, वो जो फफूंद से होता है विल्ट, और एक है निमेटोड। तो ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो पौधों के साथ आती हैं और आपके खेत में आगे बढ़ती रहती हैं। तो इनका मुख्य ध्यान देना है। उसके बाद खेतों में और भी कई फल खराब होता है, फ्रूट रॉट बोलते हैं, एक होता है स्पॉट्स पड़ते हैं, काले काले धब्बे पड़ते हैं, स्कैब, बहुत सारी बीमारियां आती है। पर अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है और आप समय पे जो हम लोगों के रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से स्प्रे वगैरह लेते हैं तो निश्चित ही आप उसको कंट्रोल करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल। और इन चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किसानों के सामने किस तरह की समस्याएं आ सकती है और इसका निदान वो किस तरह से ढूंढे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत में अनार की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में होती है। इसका पौधा 3 से 4 साल में पेड़ बन जाता है और फल देना शुरू कर देता है। अनार की खेती लगभग हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन जल निकासी वाली और रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। बेहतर पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्में जैसे गणेश, ज्योति, मृदुला, भगवा, अरक्ता और कंधारी का चयन करें। कलम लगाकर, गूटी लगाकर या पौधारोपण करके भी नए बाग लगा सकते हैं। अनार के पौधों को लगाने का सही समय अगस्त से सितंबर या फरवरी से मार्च के बीच का होता है। पौध लगाते समय 5 से 5 मीटर या 6 से 6 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। अनार में सिंचाई मई माह से शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही किसान मॉनसून आने तक सिंचाई जारी रखें। वहीं रोगों की बात करें तो अनार में सर्कोस्पोरा फल धब्बा रोग से काफी नुकसान होता है। नियंत्रण के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। रोग की शुरुआती अवस्था में मैंकोजेब दवा के घोल का छिड़काव करें। दवा का प्रयोग विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और किस तरह से जो अनार है उसकी बागवानी की जाती है, इससे जुड़ी समस्याओं पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए जानते हैं कि किस तरह से खेती के दौरान हाईटेक मशीन जो हैं इनका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं, उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो डॉक्टर काले, ऐसे में जानना चाहेंगे कि अगर कृषि कार्यों की बात करें तो कृषि कार्य में हर स्तर पर मशीनों की अपनी उपयोगिता है। ऐसे में शुरुआती दौर में ही अगर बुआई की स्थिति की ही बात करें तो किस तरह की हाईटेक मशीनें इस वक्त उपलब्ध हैं जिनका किसान इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके क्या लाभ हैं? आप देखेंगे कि हमारे भारत देश में जो है मल्टीपल क्रॉपिंग की अभी काफ़ी अभी प्रचलन हो रहा है। मतलब एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप लेते हैं तो उसके बीच में जो है
काफ़ी कम समय रहता है और काफ़ी कम विंडो रहती है, और इस समय कम समय में आपको पूरा कार्य करना पड़ता है। तो इसमें मशीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए आपको जो है, जैसे कि आपने बुआई के लिए मशीन की बात कही है, तो जैसा कि अभी देखा है कि बिना आप अगर मशीन जो हमारी जो खेती है उसको अगर कल्टीवेट करने के बजाय अगर सीधा आप बोइंग करेंगे, जैसे हमारे पास जीरो टिल ड्रिल टेक्नोलॉजी है, तो उसमें आपको किसी भी तरह से खेत की जुताई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा ही आप बुआई कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी समय बचत भी हो सकता है, और आपका जो मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी साइड में। अगर आप अपना मॉइस्चर कंटेंट अगर रिटेन नहीं करेंगे अपने मृदा में, तो जो है उसमें काफ़ी समस्या आ सकती है, मतलब उसके लिए बिल्कुल। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि खेतों में गहरी जुताई की सलाह अब नहीं दी जाती है, और ऐसे में जो जीरो टिल ड्रिल का बता रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर काली, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मेरा मैम एक सवाल था। मेरे पड़ोस में किसान हैं और उनको थ्रेसर खरीदना है मैम। तो प्रॉब्लम है कि थ्रेसर बहुत सारे अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ पत्ते वाले होते हैं, कुछ मतलब 3-4 प्रकार के होते हैं। तो कौन सा वाला खरीदना चाहिए, या फिर विशेषज्ञ की कौन सी सलाह रहेगी कि इसको खरीदना चाहिए, और क्या थ्रेसर ट्रैक्टर के हिसाब से भी खरीदना चाहिए कि ट्रैक्टर का कितना पावर उसी हिसाब से खरीदना चाहिए? जी बिल्कुल, डॉक्टर काले बताएं क्या सुझाव देंगे कि ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, किस तरह का ट्रैक्टर खरीदे, चुनाव किस तरह से करें? देखो, ट्रैक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे कृषि में, और इसका चयन के लिए आपको बहुत ये है कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास कितनी लैंड अवेलेबल है, और आप सुनिश्चित करें कि आप अपना किसान आपकी खेती करने के बाद आप अगर किराए पे देना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपको वो जो है किसान ट्रैक्टर की चयन करना चाहिए। जैसा कि आप हमारे देश में जो है 8 हॉर्स पावर से लेकर लगभग 70 हॉर्स पावर तक हमारे पास आज उपलब्ध है, और हम लोग 10 लाख ट्रैक्टर हर साल बनाते हैं। तो आपको चयनित करने के पहले आपको ये देखिए कि आप इसका जो EMI जो है, मतलब क्योंकि आमतौर पे जो किसान है ज़्यादातर बैंक लोन से ही इसको लेते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि वो ट्रैक्टर चयन के पहले वो पूरा जो है इकोनॉमिक्स देखे कि आप किस तरह से आपको फ़ायदेमंद हो सकता है, मतलब आपके इसके लिए, मतलब ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो पूरी की पूरी वो खर्चा निकले और आप अपने फ़ायदे में रहे। जी बिल्कुल। तो विपिन जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com पर आप मेल भेज सकते हैं, जिसमें सवाल के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो अनाज की खेती की जाती है इसमें रोग और कीट किस मौसम में किस समय ज्यादा प्रकोप पूरा होता है, जिससे सावधान है। तो जो हमारे ये मशीनरी युग आ गया, तो जो छोटे किसान है जिनके पास कम भूमि है, तो वो मशीनरी का किस प्रकार से उपयोग कर सके, जैसे ये। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर ज्योत्सना बताएं कि किस मौसम में अनार की खेती की जाती है, और अगर भूमि कम है, जमीन कम है, तो ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देंगे? अनार की खेती की जो फसल ली जाती है, क्योंकि ये ज्यादातर शुष्क और अर्ध शुष्क जो एरियाज हैं, एरिड एंड सेमी एरिड, वहां पे अनार लगाया जाता है। तो निश्चित ही आपको जो बहार पकड़ना है, क्रॉप लेना है, वो मृग बहार मतलब कि वर्षा ऋतु वाला जो सीजन होता है, मई जून में पकड़ते हैं और दिसंबर तक हार्वेस्टिंग होता है। पर अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है, इरिगेशन वाटर की उपलब्धता है, आपके पास पॉन्ड है और आपने स्टोर करके वाटर रखते हैं, उस केस में आप 1 सितंबर अक्टूबर में लिया जाता है, क्रॉप लिया जाता है, जो कि आपका मार्च तक उसका हार्वेस्टिंग होता है। तो इन दोनों क्रॉप्स का आपको रेट बहुत अच्छा मिलता है। जी। तो यदि आप ये 2 क्रॉप लेंगे तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आता है, और आपको निश्चित ही बीमारियों से रोकथाम वगैरह जो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, और रेट मार्केट में बहुत अच्छा मिलता है।
बिल्कुल। तो नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और ईमेल के जरिए भी बहुत सारे सवाल हमें मिलने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर ज्योत्सना एक सवाल भेजा है चंद्रमोहन जी ने, हालांकि इन्होंने स्थान नहीं लिखा है। इनका सवाल ये है कि अनार का जो पौधा है उसमें ग्रोथ नहीं आ रहा है, यानी कि वृद्धि नहीं हो रही है, साथ ही जो अनार है वो लग नहीं रहे हैं और जो लगते हैं वो पकते नहीं हैं, यानी कि लाल जो बीज है वो नहीं होते हैं, सफेद ही रह जाते हैं। तो जानना चाहते हैं ऐसे में क्या करें? हाँ, अनार की अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो सबसे पहले हम किसानों को बोलते हैं आप उसके जड़ों को देखिए। जड़ों में अगर गांठें हैं, निमेटोड होता है, उसकी वजह से ग्रोथ आपकी ठीक से नहीं होती है। उसमें आपको ऊपर ऐसे भी पत्ते दिखेंगे जैसे कि आपकी न्यूट्रिशन की कमी है जी। तो वो निमेटोड की वजह से होता है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती। और जब अनार जो कह रहे हैं लगते हैं उसमें रंग नहीं आ रहा है, तो एक तो पहली बात है कि उन्होंने कौन सी वैरायटी ली है, क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसी है जैसे गणेश वैरायटी है, उसमें अनार का रंग जो दाने हैं वो गुलाबी होते हैं, लाल नहीं होते जी। दूसरा फिर कई और भी हाइब्रिड्स वगैरह हैं या दूसरी चीजें, उन्होंने उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपने अनार लगाया है। और यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि आपके वीडियो में जो बताई गई है वैरायटीज, उसमें वो वैरायटी नहीं बताई गई जो पूरे भारत में लगती है और उसका अच्छा रंग लाल आता है, जो कि है भगवा। भगवा वैरायटी है जो सबसे ज्यादा, मतलब 80% एरिया भगवा का है और उसमें लाल रंग आता है और उसका दाना भी लाल होता है। एक नई वैरायटी जो अभी हम लोगों ने निकाली है सोलापुर लाल, तो सोलापुर लाल भी अभी लगभग आपका काफी ज्यादा प्रांतों में पहुंच चुका है और उसका रंग भी काफी गहरा लाल रंग होता है। हाँ, अगर आपकी गणेश वैरायटी है या कुछ और वैरायटीज हैं तो अगर आप वो बताएंगे कि जैसे जेलोर सीडलेस भी कई लोग लगाते हैं, तो उनका रंग जो है आपको बहुत मतलब गुलाबी रंग मिलेगा, लाल नहीं मिलेगा। और गर्मी ज्यादा होगी तो वो लाल, मतलब जो गुलाबी वाला भी सफेद सफेद हो जाता है जी जी। बिल्कुल। तो चंद्रमोहन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और साथ ही कुछ सुझाव भी मिले हैं, उन पर आप आगे से ध्यान भी रखेंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम खेती के दौरान हाईटेक मशीनरियों के इस्तेमाल के बारे में और साथ ही अनार के बागों में लगने वाले रोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hellokisan2015@gmail.com। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। हरी सिंह जी कपूरथला पंजाब से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरी सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब जी, हाईटेक मशीनरी के बारे में बात हो रही है कि हमें बड़े ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग और जो बड़ी कंबाइन है चलाने की ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा कृपया बताया जाएगी। बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर काले। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि
कृषि यांत्रिकरण में बहुत बड़ा जो है हमारी हर्डल जो है स्पेसिफिकली जो है स्किल डेवलपमेंट की है और स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़रूरत है हमारे लिए कि ये जो मशीनें हैं वो चलाने के लिए हमारे पास उपयुक्त मतलब अभी मानव संसाधन नहीं है। तो इसलिए भारत सरकार ने जो 4 संस्थानें हमारे पूरे भारत में बनी हैं, विभिन्न प्रदेश में इसका स्थापन किया है। तो आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो हमारा जो हिसार इंस्टीट्यूट है, एक नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जो हिसार में स्थापित है, वहाँ पे किसानों को जो है कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स की मेंटेनेंस किस तरह से करनी चाहिए इसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये लगभग 1 महीने का कोर्स होता है और इसमें किसानों को किसी भी तरह से कोई भी अनुदान मतलब देने की ज़रूरत नहीं है, शुल्क देने की ज़रूरत नहीं, पूर्णतः निःशुल्क होता है। आने जाने का खर्चा भी किसानों को मिलता है, वहाँ स्टे की अरेंजमेंट भी है। किस तरह से आप प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं, उम्मीद है इस जानकारी का लाभ आपको जरूर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए आए हुए कुछ सवालों को शामिल करते हैं। सतीश चंद्र सिंह जी लिखते हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की कि अनार का बाग लगाना चाहते हैं, पूरी प्रक्रिया बताने का कष्ट करें। डॉक्टर ज्योत्सना बताएं, अनार का बाग लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में क्या सुझाव आप देंगे? अनार का बाग आपने लगाना है तो सबसे पहले तो आप अपनी मिट्टी की जांच करा लीजिए कि अगर मिट्टी आपकी रेतीली है या मतलब कि थोड़ा मिक्स्ड है तो चलता है, पर अगर आपका ब्लैक सॉइल है या उस टाइप का कहीं पे भी, वो सॉइल में नहीं लगाना है। रेतीली मिट्टी में बहुत अच्छा अनार हो जाता है, और या फिर मिक्स्ड सॉइल यहाँ पे होता है क्ले सॉइल। दूसरा, अनार लगाने के लिए जो 1 एकड़ में लगभग 300 पौधे लगते हैं, जो अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस लगाना चाहते हैं। पर आजकल लोग प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन मतलब नेट लगा के ऊपर भी अनार वो पास भी लगाते हैं और वो रख के लगा सकते हैं। और जहां तक वैरायटी लगाने की बात है तो वैरायटी आप भगवा वैरायटी लगाइए। भगवा वैरायटी और एक आजकल सोलापुर लाल भी आ गई है, जगह लगाई जा रही है, पर भगवा वैरायटी ऐसी है जो पूरे देश में कहीं पे भी आप उसको लगा सकते हैं। तो अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो भगवा वैरायटी ही लगाइए, और भगवा वैरायटी लगा ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक आपको ऑर्गेनिक ही करना है, उसमें केमिकल्स मिट्टी में नहीं डालने हैं, फर्टिलाइजर। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, आप गोबर खाद है, नीम केक है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका आपको डालना है। और आप चाहेंगे तो आपको हमारा एक ऐप है सोलापुर अनार, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसको 6 भाषाओं में है, आप उसमें आपको सारी जानकारी ये भी मिल जाती है कि पौधे वगैरह कैसे आपको लगाने हैं, क्या करना है, और फर्टिलाइजर वगैरह क्या क्या डालना है, तो डिटेल में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और आप उसको शुरू से बस ये ध्यान रखना है कि पौधे कहाँ से लेके आ रहे हैं। वो जो मैंने बताया 3 बीमारियां, बैक्टीरियल ब्लाइट, निमेटोड और विल्ट, ये तीनों बीमारियां पौधों के साथ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो आपके बाग में काफी नुकसान करती है। बिल्कुल। तो सतीश जी, उम्मीद है आपने जान लिया होगा कि किस तरह से आप बाग लगा सकते हैं, और इसके साथ ही ऐप के बारे में भी जाना, जहां से आपको ये पूरी जानकारी मिल सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और यहाँ पर शामिल करते हैं। सवाल भेजा है नीरज कुमार जी ने बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ये जानना चाहते हैं कि हाइड्रोपोनिक तकनीक के जरिए ये हरे चारे का उत्पादन करना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है या नहीं? तो डॉक्टर काले, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? हाँ, बिल्कुल संभव है। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी जो नई अभी विकसित टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो मृदा के बिना आप जो है एग्रीकल्चर जो है कर सकते हैं। जैसे कि आप हरे चारे की आप हरा चारा आप उत्पादन कर सकते हैं, इसमें साथ साथ में नर्सरी को जो है ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जो धान की रुपाई के लिए जो लगती है, और विभिन्न प्रकार की जो बाकी जो नर्सरीज है, मक्का को आप जो एज ए हरे चारे में यूज़ कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार का जो है आप इसमें उत्पादन में आपको इसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं, और ये विभिन्न साइज में आती है। और भारत सरकार में जो हमारी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नाम की जो हमारी जो स्कीम है, उसमें इसका प्रावधान है, और आप इसमें 40% से लेकर 50% तक जो है सब्सिडी भारत सरकार देती है। तो आप निकटतम अपने जो कृषि अधिकारी उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो नीरज जी, आप इस सब्सिडी का लाभ उठाते हुए, योजना से जुड़ते हुए हाइड्रोपोनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ज्योत्सना, आपसे जानना चाहूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपने बताया कि अनार के बागों में सबसे बड़ी चुनौती किसानों के सामने होती है बैक्टीरियल ब्लाइट से। तो ये किस तरह का रोग है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके बचाव के क्या उपाय हैं? जी,
जो अनार का बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है, जब भी दाग आता है चाहे पत्तों पे, वो किसी भी पार्ट में, स्टेम में, पत्तों में और फलों पे कहीं पे भी आ सकता है और वो पानी जैसा दाग पड़ता है। जैसे आपके कपड़े के ऊपर पानी का एक बूंद गिर जाए तो उस तरीके का निशान पहले आता है और वो बाद में काला होके उसमें फट जाता है, क्रैक हो जाता है जी। तो ये उसके लक्षण है। जैसे ही पानी वाले दाग जो आप धूप की तरफ करके देखेंगे रोशनी की तरफ, वो पीले नजर आते हैं, तो ये इसकी गारंटी हो जाती है कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट ही है। क्योंकि एक आपने वीडियो में भी मेंशन करा सर्कोस्पोरा स्पॉट, तो सर्कोस्पोरा स्पॉट और ये देखने में पत्तों के ऊपर एक जैसे लगते हैं, पर उसके बैक्टीरियल ब्लाइट के चारों तरफ हमेशा पानी जैसा एक रिंग होता है जो कि पीला नजर आएगा आपको बाद में भी काला स्पॉट पड़ने जी। दूसरा, इसको कंट्रोल करने का मैंने बताया, पहली बात पौधे आपके सही होने चाहिए। दूसरी बात है कि कई बार पड़ोस के बागों से भी बैक्टीरियल ब्लाइट आपके बागों में आ सकता है, तो अगर पड़ोस के बाग में बैक्टीरियल ब्लाइट है तो उनको भी आपको समझाना पड़ेगा क्या कंट्रोल करना है, जिसमें कि हमारा पूरा शेड्यूल है। इसमें 2-3 केमिकल्स हैं जो काम करते हैं। एक है ब्रोनोफॉल, 2-ब्रोमो-2-नाइट्रो प्रोपेन डायोल करके केमिकल है, ब्रोनोफॉल के नाम से कॉमन नेम है उसका। तो वो अगर 95% वाला आधा ग्राम प्रति लीटर का हम स्प्रे लेते हैं तो वो इसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है, साथ में ये फंगस को भी कंट्रोल करता है जी। इसके अलावा आपके जो कॉपर के जो केमिकल्स हैं, जो उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ये केमिकल को भी आपके इस बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका हमने जो निकाला है, ये तो मैं बता रही हूँ जब आपका सीजन है, अगर हार्वेस्टिंग खत्म हो गया और आपको पता है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, सबसे अच्छा तरीका है कि हार्वेस्टिंग के बाद आप हमारा पूरा उसको हम 6 स्टेप्स करके लिखा है, या स्टेम सोलराइजेशन, जिसमें कि आपको पहले 2 महीने आपको उसको फर्टिलाइजर का जो डोजेस हमने बताते हैं वो डालना है, उसको हफ्ते में 2 बारी पानी देना है। 2 महीने के बाद उसके ऊपर पानी बंद कर देना है, मतलब पानी डालना बंद करना है, इतना बंद करना है कि उसके पत्ते खुद गिर जाएं। और पत्ते खुद गिरने के बाद जो उसकी नंगी स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक भी पत्ता नहीं है, तब उसको धूप दिखाना है और धूप आपको 15-20 दिन दिखाना है। जैसे ही ऊपर की स्टेम की थोड़ी सी टिप सूखना शुरू हो गई तो आप उसका पहला पानी दे दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया होता है 1 साल से दूसरे साल में जाता है, वो इसकी स्टेम्स में रहता है, तो वो बैक्टीरिया पूरा मर जाता है और इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिन फार्मर ने भी, जो फार्मर अपना बाग उखाड़ के फेंकने वाले थे, उन्होंने इसको किया है और 100% तक बैक्टीरियल ब्लाइट उनका अगले सीजन में कंट्रोल आया, बारिश के बाद भी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे बहुत ही आम समस्या है अनार के बागों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से किसानों को काफी लाभ होगा। हम लोग इसका डिटेल में भी डाला होगा जी। तो ये स्टेम सोलराइजेशन वाली जो टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल, तो इस तकनीक का इस्तेमाल किसानों को जरूर करना चाहिए। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सवाल यहाँ पर ईमेल के जरिए लगातार मिल रहे हैं, उन सवालों को भी यहाँ पर शामिल करते हैं। यहाँ पर हमें नासिया ठाकुर जी ने सवाल भेजा है, जो कृषि मशीनरी में मिलने वाले अनुदान के बारे में जानना चाहते हैं, खास तौर पर रीपर बाइडर और ड्रोन के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है और ताल्लुक रखते हैं खरगोन मध्य प्रदेश से। तो डॉक्टर काले, क्या बताना चाहेंगे आप इन्हें? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि मैंने बताया कि कृषि यांत्रिकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे कृषि में, तो इसीलिए भारत सरकार ने जो है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो 2014-15 से शुरुआत की है। और जैसा कि आपका सवाल था कि जो है ड्रोन पे कितनी सब्सिडी सहायता प्रदान होती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ड्रोन जो है बहुत ही आधुनिक अभी तकनीक है और आने वाले समय में जो है हमें इसके जो है काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि ड्रोन के द्वारा जो है आप दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, साथ साथ में उर्वरक भी आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और आज के दौर में जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक सहायता ली जा रही है, तो इसमें स्पेसिफिकली जो इसे भी देखा जाएगा कि जहाँ पे रोग है उसी जगह पे वो दवाई छिड़केगा, या जिस पौधे को अगर उर्वरक की जरूरत है उसी पौधे को जो उर्वरक की प्रदान किया जाएगा, आवश्यकता नहीं, तो उससे आपकी बहुत ही बचत हो सकती है। साथ साथ में जो है किसानों को भी जो है जो दवाई छिड़कने से जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कई लोगों को स्किन डिसीजेस हो रही थी, कई लोगों की आँख, तो उससे भी निजात हो रहे हैं। तो इसमें भारत सरकार ने जो है 40 से 50% जो है उसको प्रावधान रखा है। आप कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित कर सकते हैं और उसमें भी 10 लाख का प्रोजेक्ट में और 40 लाख रुपए जो 40% मतलब 4 लाख तक सब्सिडी उसको प्रावधान मतलब किसान को मिल सकती है, जिसमें कि
उसमें बाकी जो कंपोनेंट्स है, ड्रोन के साथ में बैटरीज है, बाकी जो कंपोनेंट्स है वो भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ में जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण का जो खर्चा है वो भी इस 40% की जो सब्सिडी है उसमें सम्मिलित है, क्योंकि ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। तो जो भी आरपीटीओ सेंटर है, लगभग भारत सरकार ने 30 से ज़्यादा जो आरपीटीओ सेंटर्स जो बनाए हैं वहाँ पे आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, और उसका जो खर्चा है वो आप इसमें जो सहायता प्रदान कर रहे हैं उसमें आपको दे सकते हैं। बिल्कुल। तो जाना आपने कि किस तरह से ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षण हासिल करने के साथ साथ आप सरकारी योजना का लाभ भी ले सकते हैं और आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए भी विशेष तौर पर योजनाएं शामिल हैं। विस्तार से हमारी बातचीत इन विषयों पर होती रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। उनका ऑडियो बहुत ही डाउन है। बिल्कुल अदरवाइज बहुत अच्छा आता है। ये क्या हो रहा है? ऑनलाइन इतना अच्छा आता है। हाँ बिल्कुल। अभी इतने का मार्क्स है। काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही रिपर बाइडर का भी है क्या? अरे हाँ, वो पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम खेती में हाईटेक मशीनरियों के इस्तेमाल के बारे में और साथ ही अनार के बागों में लगने वाले रोग कीट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061 पर। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। बहुत सारी ईमेल यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। आइए कुछ सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। पवन कुमार जी ने सवाल भेजा है गया बिहार से। डॉक्टर ज्योत्सना ये जानना चाहते हैं कि इनके अनार का जो पौधा है वो 3 साल का है, जिसमें फूल तो आता है लेकिन फल नहीं लग रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं क्या उपाय करें? हाँ, मतलब फूल आ रहे हैं, उसमें कौन से, मतलब इसमें 3 तरीके के फूल आते हैं। नर फूल आता है, मादा फूल आता है और एक इंटरमीडिएट होता है। तो अब इनके क्योंकि फूल आ रहे हैं, नर ज्यादा आ रहा है या और ये वाले आके गिर रहे हैं, जो मादा फूल जिसमें सेटिंग होता है वो कई बार फूल आते हैं गिर जाते हैं। और कारण गिरने के बहुत सारे होते हैं। वो एक ये भी कारण होता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। और इनके वहाँ पे जो जहाँ पे इन्होंने अनार लगाया है वहाँ बारिश, मतलब अनार सबसे अच्छा होता है जहाँ पे आपका 500 mm या 800 mm ज्यादा से ज्यादा इतनी बारिश हो। अगर इसके ऊपर बारिश होती है और खासकर फूल निकलने के समय बारिश हो गई तो आपके सारे फूल गिर जाते हैं। खासकर भगवा वैरायटी और वैरायटीज का है। 16 फूल लाल एक वैरायटी है जिसका फूल गिरता नहीं और सेटिंग नहीं हो रही है जो बोल रहे हैं, तो उसका कारण तो यह नहीं कि एक ही पेड़ में तीनों टाइप के फूल आते हैं और सेटिंग भी होती है। तो सेटिंग नहीं होने के बाद कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक तो वही है कि ये अपना
वैरायटी का नाम बताएंगे अगर कि कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, ये कोई हाइब्रिड इनको मिल गया है कहीं से, किसी ने दे दिया जिसमें फूल सेट लग रहा है, सेटिंग नहीं हो रहा, मतलब मादा फूल नहीं आ रहा, और या फिर उसको अपना फिर दूसरी बात होती है, मतलब कि आपके जो जड़ें हैं उनको चेक करना है, जड़ों में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी आपके फूल आते ही नहीं। जी जी बिल्कुल। तो पवन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो जड़ हैं पेड़ों के उनको ज़रूर निरीक्षण करें और देखें कि वहाँ किसी तरह की समस्या तो नहीं है, और फिर किस्मों का भी जो सवाल है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर सही किस्म लगाएंगे तभी अच्छा उत्पादन आपको मिल पाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और डॉक्टर काले, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हमने एक सवाल लिया था नासिया ठाकुर जी का, जिसमें उन्होंने अनुदान के बारे में पूछा था। रीपर बाइडर किससे जुड़ा हुआ भी उनका सवाल था कि उसमें अनुदान की किस तरह की व्यवस्था है, कृपया बताएं। हाँ, रीपर बाइंडर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन है आज के इसमें आधुनिक कृषि में। एक्चुअली ये जो मशीन है ये काटती भी है, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूँ हो या अन्य फसलें हो, उसको काट करके उसका बंडल बना के देती है, ताकि उसमें क्या होता है कि जो है लेबर रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम हो जाती है। तो इसमें भी भारत सरकार ने जो है वो कृषि अनुदान प्रदान करती है। तो आप इसमें 40 से 50% हम लोग उसमें अनुदान प्रदान करते हैं। तो इसमें मैं भी ये सलाह दूंगा कि आप जो है जो हमारे निकटतम कृषि अधिकारी उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के रीपर बाइंडर आते हैं, एक जो है ट्रैक्टर से चालित आती है और एक जो है सेल्फ प्रोपेल्ड, मतलब उसका इंजन ही स्वयं होता है और स्वयं ही चलती है और उसमें बैठने का जो प्रावधान होता है। और एक जो है ट्रैक्टर के साथ अटैच होता है, मतलब ट्रैक्टर जब भी आपका जरूरत नहीं है तब आप उसको निकाल सकते हैं और आप उसको खेती के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोनों टाइप की जो मशीन जो है उपलब्ध है बाजार में। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और डॉक्टर ज्योत्सना, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जैसे कि बताया कि अनार के बागों की एक और समस्या है सूत्रकृमि। इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है और इससे बचाव के लिए किसान क्या उपाय करें? आपने कौन सा बोला, बीज बोला? नेमाटोड्स यानी कि सूत्रकृमि के बारे में जानना चाहते हैं। जी, नेमाटोड्स का जो है कि ये इसमें क्या होता है, खासकर जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें नेमाटोड्स का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मिलता है। हालांकि हर मिट्टी में थोड़ा होता ही है, वो अगर नहीं करो तो बढ़ता है। तो अभी हम लोग राजस्थान गए थे, वहां पे भी देखा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे नेमाटोड का था। उसमें क्या होती है कि जड़ों में क्या होता है, ये जो नेमाटोड होता है वो गांठें बना देता है जी। तो गांठें जब बन जाती हैं तो उसका जो नॉर्मल सिस्टम होता है न्यूट्रिशन अपटेक वगैरह का, वो रुक जाता है। और न्यूट्रिशन वगैरह जब नहीं जाता है तो पौधों में आपको ऊपर ऐसा लगेगा कि कभी लगेगा आयरन की कमी है, कभी नाइट्रोजन की, मतलब अलग अलग न्यूट्रिशन की कमी ऊपर दिखती रहती है। कई लोग सोचते हैं ये न्यूट्रिशन की कमी है, वो न्यूट्रिशन डालते रहते हैं, जड़ों को चेक नहीं करते। तो हमेशा ये निमेटोड का जो प्रॉब्लम है बहुत भारी प्रॉब्लम है। और इसमें क्या होता है, एक तो पहले पौधा कमजोर होता है, उसके बाद कई बार ये भी देखा गया कि पहले पौधे में निमेटोड का प्रॉब्लम नहीं था, पौधा बहुत अच्छी तरह से कई सालों तक चलता रहा, पर धीरे धीरे बाद में निमेटोड का प्रॉब्लम बढ़ गया। उसमें क्या होता है, पौधा तो बहुत स्वस्थ है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसमें फूल आया और फूल आने के मतलब फूल नहीं, या तो आया या कम आया या बिल्कुल ही फूल ही नहीं आ रहा है, मतलब फूल आना बंद हो जाता है। तो ये गुजरात में हम लोगों ने देखा था कि ये प्रॉब्लम आया था, उनका फूल 1 साल हो गया, सब कुछ कर लिया, फूल नहीं निकला। जब उनको बोला गया कि आप जड़ें चेक करो, उसमें खूब मोटी मोटी निमेटोड की गांठें। तो ये निमेटोड का प्रॉब्लम आता है। और उसके बाद अगर आपको जैसे ही पता चलता है कि निमेटोड का प्रॉब्लम है, तो आपको उसके निमेटोड के ट्रीटमेंट है, साल में एक ही बार उसको करना पड़ता है। तो अगर आप उसको जब बाहर पकड़ते हैं, शुरू में ही आप उसको एक बार डाल देते हैं, तो वो पूरे साल भर उसका रिजल्ट आपको रहता है, निमेटोड का आगे प्रॉब्लम नहीं बढ़ता। अगर निमेटोड पहली बार ही आपको पता चल चुका है तो उसका ट्रीटमेंट आपको करते रहना। बिल्कुल जी। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को शामिल करते हैं। ईमेल के जरिए जो सवाल आ रहे हैं उनमें राजेश व्यास जी ने एक सवाल भेजा है और इन्होंने बड़े विस्तार से अपना सवाल पूछा है कि क्या ट्रैक्टर में पतले टायर का उपयोग करके लोहे के बड़े टायर उपयोग करके स्प्रे में उपयोग किया जा सकता है? इन पहियों का उपयोग करने से क्या क्या समस्याएं आ सकती है? डॉक्टर काले, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से आप
पूछ रहे हैं कि लोहे के जो ट्रैक्टर है, लोहे के जो पहिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कर सकते हैं कि नहीं? जी। हाँ, मतलब इसमें ऐसा है कि आप अगर जब दवाई छिड़कने की बात कह रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि ये जो लोहे के जो ट्रैक्टर है उससे क्या होगा कि जो खेती की जो है आपका कॉम्पैक्शन जो है, मतलब जो खेती में जो है कॉम्पैक्शन बढ़ जाएगा आपका, तो उससे आपका खेत जो मृदा को जो है बहुत हानि हो सकती है। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि आप अगर उसमें अगर अपने आजकल बहुत पतले टायर जो है आ रहे हैं और आप इसका बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपकी जो है जो रो टू रो स्पेसिंग अगर कम है तो उसमें आपको पौधे को भी नुकसान नहीं होगा और आप अच्छा तरह से उसको मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो आपके खेती के अंदर जो है मतलब अगर मान लीजिए वीडिंग का काम करना है या दवाई छिड़कने का काम है तो आप बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो आपने जो लोहे का जो बताया है वो जनरली जो है छोटे इक्विपमेंट जो है, मतलब पावर वीडर है या ये है, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके अंदर जो है मॉइस्चर कंटेंट अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा है और आपकी ग्रिपिंग अगर हो नहीं रही है मतलब टायर की, तब आप इसको लोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर काले, आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी इन मशीनरियों के इस्तेमाल की बात होती है, जाहिर तौर पर इसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो ऐसे में जो कस्टम हायरिंग सेंटर का कॉन्सेप्ट जो निकल कर आया है ये किसानों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। और साथ ही अगर कस्टम हायरिंग सेंटर्स किसान शुरू करना चाहते हैं खुद ही, तो फिर वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है कि हमारे अंदर हमारे जो भारतवर्ष में जो लगभग 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है और सभी किसान जो है ये जो आधुनिक मशीनरी है उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने जो कस्टम हायरिंग सेंटर की जो योजना कार्यान्वित की है उसमें लगभग जो है किसानों को जो है 40% जो है उसको अनुदान प्रदान होता है। तो जो किसान जो है जिसको आप ये मशीन चाहिए वो आप वो कस्टम हायरिंग सेंटर में जाके वो आपका इस्तेमाल कर सकता है। मतलब आप जो मैंने जो बताया सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो भारत सरकार ने शुरू किया, इसमें लगभग 40,000 से ज़्यादा जो कस्टम हायरिंग सेंटर हमने बनाए हैं। और इसमें एक प्रावधान और है, अगर छोटे और मझोले किसान हैं तो अगर वो समूह बनाते हैं 8 से 10 किसान अगर साथ में आते हैं तो उनके लिए भारत सरकार ने 10 लाख के प्रोजेक्ट के लिए लगभग जो है 80% सब्सिडी हम देते हैं। तो ऐसा समूह आप बना सकते हैं और ज़्यादा सब्सिडी आप पा सकते हो, आप अपना काम भी कर सकते हैं और अगर समय बचा तो आप दूसरे का भी काम कर सकते हो और आप आमदनी भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी प्रावधान है भारत सरकार में, तो आप अपने निकटतम तो यानी कि रोजगार की एक नई संभावना की तरह से उभर कर ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो है वो सामने आ रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ज्योत्सना, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और ये जानना चाहेंगे कि जो अनार के बाग है उसमें एंथ्रेक्नोज की भी समस्या कई बार आ जाती है, जैसे टहनी मार रोग भी कई बार किसान कहते हैं, तो ऐसे में किस तरह की समस्या इसमें आती है और क्या किया जाए? जी डॉक्टर ज्योत्सना, मेरी आवाज मिल रही है आपको? की वजह से कम आ रही है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे एंथ्रेक्नोज बीमारी के बारे में, ये बीमारी कितना प्रभावित कर सकती है फसल को? जी, एंथ्रेक्नोज बीमारी जो है ये हम लोग कॉलेटोट्राइकम रॉट भी बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, फल खराब हो जाता है, अंदर तक सड़ जाता है, तो ये काफी नुकसान कर सकती है। और आजकल के मौसम में अभी जैसे गर्म था तो गर्म के बाद कई जगह बौछार आई है, तो काफी जगह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये काफी नुकसान कर सकती है। तो इसके लिए हम लोग यही कहते हैं कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है तो ये फल निकाल देने हैं। फार्मर हमारा किसान क्या करते हैं, वो स्प्रे तो ले लेते हैं पर फल वहीं पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, या फिर निकाल के वहीं पे डंप हो जाते हैं। तो फल को निकाल के उसको एक गड्ढे में डाल के उसको मिट्टी डाल देना है और या उसको जला देना है और उसके बाद स्प्रे लेना है। तो उससे आपको हमारे इसके काफी सारे स्प्रेज होते हैं इसमें, तो वो स्प्रे की पूरी आपको वो जो क्या क्या स्प्रे करना है वो बताया जाता है। और कोई भी स्प्रे 2 बारी से ज्यादा नहीं करना है सीजन में, नहीं तो एक ही स्प्रे बार बार करने से वो जो बीमारी है फिर कंट्रोल में नहीं आती। तो इसमें हम लोग काफी सारे जो ऐसे कई लोग कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब वगैरह तो काफी लोग करते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे और भी जो है फंजीसाइड्स हैं। तो पूरा का पूरा आपको वो जो चाहिए इंफॉर्मेशन वो हमारे पास से आपको पूरा मिल जाता है। तो ये फार्मर चाहेंगे तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और वो हम उनको पूरी की पूरी एडवाइस उसके लिए देते हैं। पर इससे नुकसान अगर नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा हो जाता है।
जी जी बिल्कुल। तो इससे नुकसान से बचने के लिए उपाय अपनाने बेहद ही ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ पर लेते हैं। सीताराम यादव जी ने सवाल भेजा है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। इनका सवाल है कि हाईटेक मशीनरी जैसे ड्रोन क्या सरकारी अनुदान में किसानों के लिए उपलब्ध है और इसमें कितना अनुदान किसानों को मिलता है और कृषि यंत्र को उपयोग करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर काले, हालांकि इस बारे में कई जानकारी आप दे चुके हैं, कुछ और बताना चाहेंगे किसानों को? हाँ बिल्कुल, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए जो अनुदान उपलब्ध है जी। आप अपने निकटतम जो है कृषि अधिकारी संपर्क कर सकते हैं। इसमें 40% तक हम लोग अनुदान देते हैं। अगर आप कृषि स्नातक है तो उसमें 50% तक हम लोग अनुदान देते हैं। SC ST अगर इस वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, महिलाएं हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, इसको भी हम लोग 10% ज़्यादा देते हैं, मतलब 50% तक हम लोग देते हैं। जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, प्रशिक्षण बहुत ही अनिवार्य है और बिना आप जो है RPTO का जो है लाइसेंस प्राप्त करने के बिना जो है, मतलब पायलट लाइसेंस के बिना आप उसका जो है आप ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए क्या प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है और क्या प्रशिक्षण के साथ साथ ये लाइसेंस मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अनिवार्य है। और इसके लिए जो है मतलब प्रशिक्षण लेंगे और साथ साथ में जो DGSA के द्वारा ही आपको ये जो पायलट लाइसेंस जो है वो प्रदान किया जाता है। तो ये लगभग 1 वीक का प्रोग्राम होता है। उसमें 5 डेज में जो है आपको किस तरह से उड़ान भराते हैं उसके बारे में सिखाया जाते हैं और 2 दिन जो है बहुत सारा मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर जो है उसका जो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। लगभग इसमें जो है लगभग 60,000 के आसपास जो है उसका खर्चा आता है। लगभग भारत सरकार ने जो है 30 RPTO जिसको बोलते हैं रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑफिस जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है जो 30 के ऊपर जो है भारत सरकार ने मतलब रिकॉग्नाइज किया है। तो आप DGCA की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और साथ साथ में मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आप नॉर्दर्न रीजन में बिलोंग करते हैं उत्तर भारत की तरफ तो हिसार में आप जा सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ है तो आप आसाम में हमारी एक संस्थान है और सदर्न रीजन में है तो हमारी अनंतपुर में है और सेंट्रल पार्ट में अगर है वेस्टर्न पार्ट में तो हमारे बुधनी में वहाँ पे भी आपको इसका प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं और जो कि बहुत ही रिजनेबल रेट में हमने उसको प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीताराम यादव जी, उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम खेती के दौरान हाईटेक मशीनरियों के इस्तेमाल के बारे में, उसके साथ ही अनार के बागों में रोग और कीट जो है उनके प्रकोप के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर या ईमेल के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कार्यक्रम में। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर काले आपसे जानना चाहूंगी कि खेती से जुड़े कई कामों में मशीनरियों का इस्तेमाल हो रहा है, खासतौर पर अगर पराली प्रबंधन की बात करें, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी बनता जा रहा है। ऐसे में मशीनरियों का इस्तेमाल करते हुए कैसे जो प्रबंधन है वो उचित तरीके से किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने, और ख़ास तौर पे जो हमारे उत्तर भारत में इसका जो है पराली जलाने की समस्या बहुत है। इसलिए देखते हुए जो है भारत सरकार ने, जो कृषि मंत्रालय ने जो है एक 4 राज्यों के लिए स्पेसिफिकली, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीटी दिल्ली के लिए जो है स्पेशल एक स्कीम, जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के ऊपर एक स्कीम बनाई है, जिसमें जो है लगभग हम लोग जो है लगभग 10 टाइप की मशीन जो है हम लोग इसमें प्रदान करते हैं। इसमें दोनों टाइप की मशीन, एक इन सिटू मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि पराली काटने के बाद जो है उसका भूसा बनाने के बाद जो है ज़मीन के अंदर ही है उसको पूरे मतलब समाइज किया जाता है। और एक जो होता है एक्स सिटू मैनेजमेंट, मतलब पराली को काटने के बाद उसका बंडल बनाने के बाद उस पराली को आप कहीं और जो है, जैसे कि गद्दा बनाने के लिए जो है, उसके बायो इथेनॉल बनाने के लिए जो है, विभिन्न प्रकार के जो है बायो सीएनजी जो है उसको बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के जो विभिन्न टाइप की जो मशीनें हैं उसको हम लोग प्रदान करते हैं। इसमें भी हम लोग लगभग 40 से लेके 50% तक हम लोग देते हैं। और भारत सरकार ने आज तक लगभग 3000 करोड़ से लेके ज़्यादा इसमें सभी जो चारों राज्यों को जो है इसको प्रदान की गए हैं। और इसमें जो है लगभग कस्टम हायरिंग सेंटर लगभग जो है हमने 30,000 से लेके लगभग हमने ज़्यादा जो कस्टम हायरिंग सेंटर इसमें बनाई हैं, और 2.5 लाख से मशीनें जो ज़्यादा जो है पराली प्रबंधन की जो मशीनें इसमें इन चारों राज्यों में इसमें हमने वितरित की गई है। बिल्कुल, तो बहुत ही विस्तार से जो व्यवस्था है वो की गई है, और जो किसान इसका लाभ भी ले रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम भी ज़ाहिर तौर पर अब सामने आने लगे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का। डॉक्टर ज्योत्सना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर ज्योत्सना, एक सवाल लेते हैं, ईमेल के जरिए भेजा है आदर्श जी ने, और ये सवाल इन्होंने भेजा है मथुरा उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि इनके अनार के पेड़ 5 साल के हो गए हैं लेकिन इन्हें फल नहीं मिलता है, फल झड़ जाते हैं। तो इस समस्या का निदान क्या हो सकता है? जी, फल झड़ने के कारण एक तो ये हो सकता है कि आपके उसमें जो पानी का इरेगुलरिटी, मतलब कि पानी जैसे पहले कम ज्यादा कुछ हो गया और आपका ड्राई ज्यादा हो गया, फिर पानी डाल रहे हैं, या फिर आपके कुछ कीट उस पे अटैक हो रहा है, तो आपको वो देखना होता है कि। और दूसरा एक है, ज्यादातर एक बार देखा गया है ग्रोथ रेगुलेटर, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उसमें एक हार्मोन है जो इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, 2,4-D ग्रोथ रेगुलेटर। एक 2,4-D हर्बिसाइड भी है, पर एक है 2,4-D ग्रोथ रेगुलेटर। उसका जब हम 2 ग्राम प्रति 100 लीटर उसका स्प्रे लेते हैं तो फ्रूट ड्रॉप जो है उससे पूरी तरह से रुक जाता है। क्योंकि अगर ग्रोथ रेगुलेटर की वजह से गिर रहा है तो इससे आपका वो पूरा कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा कारण आपको जैसे बताया कि पानी का रीजन हो सकता है, एक कि पानी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कम या ज्यादा किया जा रहा है, और कई बार कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो मतलब उस पर कुछ अटैक कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी हो सकता है। जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर ज्योत्सना, आप लगातार हमारे साथ जुड़ी रही और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी है कार्यक्रम में। हमें उम्मीद है कि इससे किसानों को भी बहुत लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और चलते चलते डॉक्टर काले आपसे जानना चाहेंगे कि मशीनों को प्रोत्साहित करने के लिए जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ किसान ज़्यादा से ज़्यादा ले, इसके लिए क्या कुछ खास बातें आप चलते चलते बताना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि मैंने आपको सब बताया है कि भारत सरकार बहुत इसको प्रोत्साहित कर रही है कृषि यंत्रों को अपनी खेती में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसको फायदे तो हमने सबको गिनाए हैं। साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा
बड़ा हमारे ये जो कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा अवरोध आ रहा है वो स्पेसिफिकली जो है स्किल मैन पावर की। मैं ये कहूँगा कि हमारी जो चारों संस्थान हैं विभिन्न प्रदेशों में जो स्थापित है वहाँ पे जाइए, आप प्रशिक्षण प्राप्त करिए। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं, किस प्रकार की मशीनें, वहाँ पे जाइए, प्रशिक्षण प्राप्त करिए और आप अपने खेती में इस्तेमाल करिए। क्योंकि आपको अगर आपके इनपुट्स अगर कम करना है तो इस आधुनिक कृषि यंत्रों को आपको इस्तेमाल करना ही करना है। बिल्कुल डॉक्टर काले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने भी कार्यक्रम में हमें बहुत अच्छी जानकारियां दी और किसान भी बहुत लाभान्वित हुए हैं जानकारी से। तो आपने जाना आज विस्तार से कि किस तरह से हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल आप खेती में कर सकते हैं और साथ ही अनार के बागों में किस तरह के रोग लग सकते हैं और इनके छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषयों के बारे में। कल जिन विषयों पर कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी वो है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और इसके साथ ही बात होगी केले की खेती के बारे में। कार्यक्रम के दौरान तो आप सवाल पूछ ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल के अलावा सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जरिए भी लगातार आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनके जरिए जुड़े रहें। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी मिलती रहेगी और अपने सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।